हम देख रहे थे लीनियर कोई भी n रैंडम वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्य और वेरिएंस को लेकर। तो उसका जो एक स्पेशल केस है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर हमारे पास x1 x2 वगैरह ऐसे n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, जिनमें हर एक रैंडम वेरिएबल का बंटन है नॉर्मल, लेकिन हम आईआईडी एज्यूम नहीं कर रहे हैं, रैंडम सैंपल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक का मीन अलग अलग हो सकता है, जिसको हम दर्शाएंगे म्यू आई से, वेरिएंस को दर्शाएंगे सिग्मा आई स्क्वायर से। तो जैसे रैंडम सैंपल में था उसी तरह से देन कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले ले इन n इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स का, जिसको हम दर्शा सकते हैं समेशन ai xi से, उसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्ट बंटन रहेगा नॉर्मल। मीन और वेरिएंस तो हमें पता है, जिनका मीन रहेगा ai म्यू आई सम, और वेरिएंस रहेगा सम i इक्वल टू 1 to n ai स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है जब हमें सिर्फ ना ही सिर्फ xi और xi के मीन और वेरिएंस पता है, लेकिन ये भी पता है कि ये सब x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है और नॉर्मल है, तब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन का बंटन भी नॉर्मल ही होगा। A particular case corollary है जब x1 माइनस x2 का बंटन क्या होगा, ये भी होगा नॉर्मल। ये कोरोलरी है तो एजम्पशंस हम ऊपर जैसे ही है कि x1 और x2 है इंडिपेंडेंट नॉर्मल, अलग अलग मीन और वेरिएंस हो सकते हैं। तो x1 माइनस x2 एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जहां पे a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है -1। तो इनका मीन क्या होगा, सेम लीनियर कॉम्बिनेशन दोहराएंगे μ1 माइनस μ2, और वेरिएंस क्या होगा ai स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ध्यान रहे 1 का स्क्वायर है 1 और -1 का स्क्वायर भी है 1, तो ये होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ना कि सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल केस है। तुरंत ही हम एक उदाहरण की ओर पढ़ते हैं। समझ लीजिए कि हमारे पास एक किसी पेट्रोल पंप में 3 अलग अलग टाइप के पेट्रोल बेचे जाते हैं और उनके कॉस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पेट्रोल इस प्रकार से है। ₹95 पर लीटर, ₹100 पर लीटर, सो ₹95 पर लीटर, ₹100 पर लीटर, और ₹102 पर लीटर। Let x1, x2, x3 denote the amount of petrol in liters of types 1, 2, 3 respectively sold
in a particular period. और मान लीजिए कि हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 है 1000, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 है 500 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 है 300। उसी प्रकार हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ x1 है 100, वेरिएंस ऑफ x2 है 80 और वेरिएंस ऑफ x3 है 50। और हमें यह भी पता है कि x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट है। तो उस पीरियड में सो लेट y denote be the total revenue, total sale in rupees, sale during that period, but due to the sale of petrol. तो y और x1, x2, x3 के बीच क्या संबंध है? जो x1 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑफ टाइप 1 बेचा गया है उसकी कॉस्ट है 95 पर टाइम्स x1, क्योंकि टाइप 1 पेट्रोल की कॉस्ट है 95 पर लीटर, टाइप 2 की है 100 और टाइप 3 की है 102। सो 95 x1 प्लस 100 टाइम्स x2 प्लस 102 टाइम्स x3। तो ये y1 नहीं है, ये है y। ये y जो है, जो टोटल सेल इन रुपीज, वो बनता है दिया जाता है इस लीनियर कॉम्बिनेशन से x1, x2, x3 की तरह। सो अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालनी है तो हमें पता है कि ये होगा 95 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 100 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस 102 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3। और ये तीनों वैल्यूज हमें पता है 1000, 500 और 300। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 95,000 प्लस 100 इंटू 500 बनता है 50,000 प्लस 102 इंटू 300 बनता है 30600, 30,600 और उसका जोड़ आता है 175,600। सो औसत तौर पे उस पीरियड में सेल होगी 1,75,600 रुपए की। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमें निकालना है तो पहले तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब हम यूज कर रहे हैं कि ये रैंडम वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट, और चूंकि ये रैंडम वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले क्लास में जो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के फॉर्मूला थे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, वही यूज कर रहे हैं। तो हमें मिलेगा 95 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 100 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 102 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x3। और वेरिएंस x1, x2, x3 के मान हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस वेरिएंस ऑफ x1 है 100, वेरिएंस ऑफ x2 है 80 और वेरिएंस ऑफ x3 है 50। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने जो किया है उसमें आता है 700
तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आएगा इसका स्क्वायर रूट 2222700 का स्क्वायर रूट, जो अप्रोक्सीमेटली है 1490.8720, 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये तो हमने पिछले क्लास में ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन अगर हमें इसके अलावा पार्ट बी इसी क्वेश्चन का, इफ इन एडिशन x1 x2 x3 आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें ना ही y के सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस पता है, हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल सेल is or is greater than 1,72,000। तो हमें पता करना है y ग्रेटर देन 172,000 इस घटना की प्रोबेबिलिटी, और हम अभी जो ऊपर आज शुरुआत करी थी वो यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि y इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि y है एक लीनियर कॉम्बिनेशन 3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स का, और उसके मीन और वेरिएंस हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, जो है 175,600 और 2222700। तो ये कैसे करेंगे, हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। सो y को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके एक्सपेक्टेशन से और डिवाइड करेंगे उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से, और वही हमें यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज लिख लेता हूँ, 175,600 डिवाइडेड बाय 1490.8720। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज करके हम देख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो है -2.41, और अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स देख लें तो ये है -2.4 के रो में जाएंगे, जो यहाँ पे पहला रो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और 1 मतलब सेकंड कॉलम में आएगी 0.0080। सो ये बनता है 1 - 0.0080, जो कि है 0.9920। सो इस प्रकार से हम ये एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिनल x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, उसके तहत हम ना ही सिर्फ एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन y का, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ घटनाओं की प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। अब हम हमारा ट्रैक चेंज करने वाले हैं और हम आते हैं एस्टिमेशन। या कह सकते हैं आकलन। तो अभी एक तरह से सही मायने में हम मूव कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को छोड़ के स्टैटिस्टिक्स की तरफ। अभी तक जब हम प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़ रहे थे, इवन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जब पढ़ रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, हमने अलग अलग तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखे।
कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखे, जैसे कि बर्नौली पी या बाइनोमियल एनपी या निगेटिव बाइनोमियल आर पी वगैरह वगैरह, पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू। हर डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग पैरामीटर्स है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के एक पैरामीटर है, किसी के दो पैरामीटर्स हैं। उसी तरह हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस भी देख लिए थे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका एक पैरामीटर है लैम्डा पॉजिटिव, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसी अंतराल ए बी के ऊपर, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था जिसके दो प्राचल है, म्यू माध्य म्यू और प्रसरण सिग्मा स्क्वायर। और भी कुछ हमने स्टैंडर्ड उदाहरण देखे थे, और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण देखे थे जिसमें कोई प्राचल हो सकता है, लेकिन वो हमने स्टैंडर्ड उदाहरणों के में गिनती उसकी नहीं की थी। तो इन सभी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें एक या दो प्राचल है। कई ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशंस आगे जाके आप पढ़ सकते हो जिसमें दो से ज्यादा भी प्राचल हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो सकते हैं। जब हम आगे जाने से पहले मैं बर्नौली पी की तरफ आता हूं, तो उसका स्टैंडर्ड सिचुएशन बर्नौली पी का आता है जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, उसमें या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, और हम करार करते हैं कि पी जो प्राचल है वो है प्रोबेबिलिटी हेड्स आने की। तो हमें अगर आपको या मुझे कोई सिक्का दिया गया है तो वो सिक्का देख के हम ये नहीं पता कर सकते कि पी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमें ये पता है कि जब भी हम उछालेंगे तो उसका परिणाम या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा, लेकिन ठीक ठीक कौन सा पैरामीटर पी, कौन सी वैल्यू पी पैरामीटर पी के लिए सही है ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें पता करना है। ओके, सो ये जो पैरामीटर्स है पी या ए बी सिग्मा म्यू, ये अननोन पैरामीटर्स है। सो ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैव वन और मोर अननोन पैरामीटर्स, प्राचल जिनकी एक्चुअल वैल्यूज हमें पता नहीं। उसके बारे में तो हम तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये पॉपुलेशन जो टर्म हमने काफी पिछले हफ्ते में यूज की थी, पॉपुलेशन हम मॉडल करते हैं, मॉडल द पॉपुलेशन as one of such distributions। हमें कुछ पता है, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, टॉस अ कॉइन वंस, तो हमें पता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना चाहिए। हम मॉडल करेंगे बर्नौली पी से। टॉस अ कॉइन n टाइम्स रिपीटेडली, तो हम बाइनोमियल n टाइम्स p से करेंगे, जहां p दोनों में होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। अगर हमें मॉडल करना है रेयर इवेंट, मॉडल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अ रेयर इवेंट, तो उसके लिए पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहता है काफी बार। लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंपोनेंट का, तो काफी बार एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम मॉडल कर सकते हैं। तो इसमें जो प्राचल है वो हमें शुरुआती से पता नहीं होता है, लेकिन हमें पता करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम
वो जो पॉपुलेशन हम देख रहे हैं उसमें से कुछ नमूने चुन लेते हैं, कुछ सैंपल चुन लेते हैं। और कैसे चुनते हैं? हम रैंडमली चुनते हैं। So what we want to do, some conclusion about the unknown parameters, ताकि हमें पता चले जो पॉपुलेशन का बंटन है वो ठीक ठीक क्या है। वो हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं वो हवा में नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा। तो हम क्या करते हैं, हम जो पॉपुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्यूबलाइट, तो हम कुछ ट्यूबलाइट्स को चुन लेते हैं और उनको जला के रखते हैं जब तक वो उनका लाइफ टाइम खत्म ना हो जाए। तो और हम देखते हैं कि उनके लाइफ टाइम मतलब कितनी देर हर एक ट्यूबलाइट चली, उस सैंपल में वो देखते हैं। तो उस प्रकार से सैंपल डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगर हमें सिक्के की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता करनी है तो हम वो सिक्का बार बार उछालेंगे। हमें चाहिए उतने बार उछाल सकते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं चलेगी, लेकिन जितने बार उछालेंगे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट म्यू डिनोट the true average breaking strength of wire connections in some electronic component। okay? तो हम क्या करते हैं, उस तरह के वायर्स हम चुनते हैं और देखते हैं कि कितनी ताकत लगती है वो वायर कनेक्शन ब्रेक होने के लिए। सो सैंपल समझ लीजिए कि हमें तो रैंडम सैंपल लेते हैं, हम रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, और हर एक मतलब वो अलग अलग वो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो वायर कनेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उस कंपोनेंट के अलग अलग n सैंपल हम चूज करते हैं। हर एक में हम या तो करंट बढ़ाते जाते हैं या कुछ करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन n चुने हुए नमूनों में कितनी स्ट्रेंथ लगती है जब वायर कनेक्शन टूट जाता है। तो समझ लीजिए n इक्वल टू 10 चूज किया हुआ है, तो हमारे पास है x1 x2 डॉट 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 xn x10। तो जैसे आप अभी हम पिछले क्लासेस में देख रहे थे, तो हम सैंपल मीन निकाल सकते हैं x बार, और x बार को हम यूज कर सकते हैं, x बार इज यूज्ड टू ड्रॉ conclusion about the unknown parameter mu। अगर ये जो ट्रू एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, वास्तविक में जो औसत ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, उसका वेरिएंस सिमिलरली उसका वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है, तो sample variance can be used to draw conclusion about the variance of the breaking strength। so इस तरह से हम अलग अलग प्राचल के लिए अलग अलग सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करके
हम जो अननोन पैरामीटर्स है, प्राचल है, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये जो तरीका है तो हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। या एक तरह से हम कह सकते हैं सांख्यिकीय अनुमान या सांख्यिकीय निष्कर्ष। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो ये अलग अलग, अगर हमारे पास बंटन है तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हम उनको अलग अलग लेटर से दर्शाते आए हैं, या तो पी है या लैम्डा या म्यू या सिग्मा स्क्वायर वगैरह। जनरल नोटेशन हम अभी यूज करेंगे थीटा। सो डेफिनेशन, a point estimate of a parameter, of an unknown parameter, of a parameter theta is a number that can be regarded as a sensible value for theta. कुछ एक क्षणों में इसको हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं दो चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पहले तो ये डेफिनेशन है पॉइंट एस्टिमेट का, बिंदु आकलन। ये हम एक अननोन पैरामीटर थीटा का एस्टिमेट कर रहे हैं। ये पॉइंट एस्टिमेट एक नंबर है, एक संख्या है, ठीक है, और ये कोई भी आर्बिट्ररी संख्या नहीं है। हम इसको कैसे करने वाले हम देखेंगे, लेकिन जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा, अगर हम देख रहे हैं ये ट्रू एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर कनेक्शन, जिसको हम म्यू से दर्शाया था, तो एक्स बार, और अगर हम स्टैटिस्टिक एक्स बार यूज कर रहे हैं तो किसी भी सैंपल के में x1 x2 xn, अगर हमने एक सैंपल ले लिया, एक्चुअल सैंपल वैल्यूज हमारे पास है, तो उन 10 वैल्यूज का हम एवरेज या सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। वो नंबर होगा पॉइंट एस्टिमेट फॉर थीटा। तो ये सेंसिबल भी होना चाहिए, कोई आर्बिट्ररी तरीके से हम नहीं करेंगे, और ये सेंसिबल क्या है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। जो मैंने अभी कहा, मैं वही चीज विस्तार से यहां पे लिख रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट एस्टिमेट ऑब्टेन करने के लिए, पॉइंट एस्टिमेट is obtained by selecting a suitable statistic। जैसे मैंने अभी कहा suitable statistic, जैसे कि ट्रू एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ म्यू को देखने के लिए हम स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं एक्स बार। पहले तो हम स्टैटिस्टिक चूज करेंगे, एंड देन जो हमारे पास आंकड़े हैं, एक्चुअल सैंपल वैल्यूज है, वो यूज करके हम स्टैटिस्टिक की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, एंड देन कंप्यूटिंग इट्स वैल्यू
from the given or obtained sample data। तो इस तरह से हम पॉइंट एस्टिमेट यूज करेंगे। और जो सिलेक्टेड स्टैटिस्टिक है, द सिलेक्टेड स्टैटिस्टिक जैसे हम बार बार दोहराते आए हैं, ये अपने आप में एक रैंडम क्वांटिटी है। एक सैंपल के लिए उसका एक वैल्यू हो सकता है और दूसरे सैंपल के लिए उसका अलग वैल्यू हो सकता है, तो ये अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है। सो द सिलेक्टेड स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड, जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर और ये पॉइंट एस्टिमेट। सो पॉइंट एस्टिमेटर हम टर्म यूज करेंगे रैंडम वेरिएबल स्टैटिस्टिक के लिए, जो है रैंडम वेरिएबल, और एस्टिमेट हम यूज करेंगे हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए, जैसे कि कैपिटल एक्स बार और स्मॉल एक्स बार। इसको हमने काफी विस्तार से कुछ पिछले क्लासों में देखा हुआ है। तो अगर हम किसी रैंडम अननोन पैरामीटर थीटा को के बारे में जानना चाहते हैं, तो थीटा इज द अननोन पैरामीटर। तो उसका जो एस्टिमेटर है उसको हम थीटा हैट से दर्शाते हैं, पॉइंट एस्टिमेटर। थीटा के ऊपर एक छोटा सा हैट निकाल के, और उसके पॉइंट एस्टिमेट को भी अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट में उसी सिंबल से दर्शाते हैं। तो थीटा हैट एक ही टाइम में हो सकता है एस्टिमेटर, एक ही टाइम में एक ही चीज होगी, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि हम रैंडम वेरिएबल थीटा हैट के बारे में बोल रहे हैं या उसके वैल्यू थीटा हैट के बारे में बोल रहे हैं। हम अभी अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम जब उदाहरण आगे जाके देखेंगे तो आप देखोगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट से आसानी से पता हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल हमेशा, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल एक तरह से जाना पहचाना एग्जाम्पल है। मे बी 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं आज। सो लेट p, स्मॉल p हमारा पैरामीटर इस एग्जाम्पल में है p, डिनोट the probability of heads of h in a toss of a coin। जाना पहचाना हुआ एग्जाम्पल है। लेट x, ये हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम x को दर्शाएंगे, x बी दी, ये लैंग्वेज इसी तरह से पहले भी यूज किया है। x बी दी नंबर ऑफ एचएस इन वन टॉस। तो एक ही टॉस है, तो ये तो या तो टेल्स होगा या हेड्स होगा। तो नंबर ऑफ हेड्स विल बी आइदर 1 और 0। तो हमें पता है कि x इज बर्नौली विथ पैरामीटर p। अगर तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
इस पॉपुलेशन से हम रैंडम सैंपल चूज करेंगे, उस रैंडम सैंपल x1 x2 x3 समझ लीजिए, हम एक रैंडम सैंपल चूज करेंगे आकार 5 का। तो हमारे पास 5 IID रैंडम वेरिएबल्स है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हर xi का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली p। हमें ये पता, और अगर हमने सैंपल मीन देख लिया, सैंपल मीन है सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय 5, और इसका मतलब है नंबर ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस, 5 इंडिपेंडेंट टॉसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, वो है 5। तो एक तरह से ये दर्शा रहा है हमें प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस, 5 इंडिपेंडेंट टॉसेस। तो हमें पता करना है P के बारे में, जो अननोन पैरामीटर है। तो हम एक पॉसिबिलिटी है कि हम करार कर ले, हम एस्टिमेटर जो यूज करेंगे वो है ये प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स। सो P हैट इज x बार, और ये x बार जो रैंडम वेरिएबल है उसके बारे में हमने काफी विस्तार से कुछ पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ा है। तो हमें P हैट का डिस्ट्रीब्यूशन हम पता कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया एस्टिमेटर। एस्टिमेटर जो होगा रैंडम वेरिएबल, हम इस उदाहरण में ले रहे हैं एस्टिमेटर, जिसको दर्शाएंगे P हैट से, जो है कैपिटल X बार, सैंपल मीन। समझ लीजिए कि हमारे पास 2 अलग अलग सैंपल है। दोनों सैंपल में साइज है n इक्वल टू 100। तो सैंपल 1 में हमारे पास आते हैं 43 हेड्स आउट ऑफ 100 टॉसेस। तो इसमें ये जो P हैट एस्टिमेट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है स्मॉल x बार। स्मॉल x बार कैसे करेंगे, हम एक्चुअल जो हमारे पास सैंपल है उसमें वो कैलकुलेट करेंगे। ये इसमें तो सिर्फ प्रोपोर्शन देख रहे हैं, तो इसमें आएगा 43/100, या होगा 0.43। और समझ लीजिए सैंपल 2 में आ गए हमारे पास 49 हेड्स आउट ऑफ 100 टॉसेस। तो फिर एक बार P हैट हम एस्टिमेटर तो सेम यूज कर रहे हैं कैपिटल X बार, लेकिन अलग, हमें तो ये पता है X बार रैंडम वेरिएबल है, तो हमें ये भी पता है कि हर बार हम अलग अलग सैंपल लेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। वही हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो ये होगा 0.49। सो द डिफरेंस अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम सेम एस्टिमेटर X बार यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉइंट एस्टिमेट जो है वो पहले सैंपल के लिए पॉइंट एस्टिमेट बनता है 0.43, दूसरे में बनता है 0.49। तो ये आप ध्यान रखें कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेट, उसको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण में हम कुछ अलग देखेंगे। सो रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स वाज टेकन टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड एवरी डे ऑन फिजिकल एक्सरसाइज। सो सैंपल ऑफ सो हम क्या देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय
students in physical exercise. तो क्लियरली हर स्टूडेंट के लिए ये टाइम अलग अलग रहेगा एवरी डे. फिजिकल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट एवरी डे. तो हर स्टूडेंट के लिए ये एक रैंडम वेरिएबल रहेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट भी हर एक दिन में अलग अलग तरह से हो जाएगा, अलग अलग टाइम स्पेंड करेगा. अगर हम दर्शाएंगे म्यू एज द ट्रू एवरेज टाइम स्पेंट by the students in physical exercise, और इस म्यू के बारे में पता करने के लिए हम लेते हैं सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स, रैंडम सैंपल. हम स्टूडेंट बॉडी से कुछ 5 स्टूडेंट्स को रैंडम तरीके से चूज करते हैं, और अगर हमारे पास जो सैंपल है और उसके लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मान लीजिए हमारे पास है इस तरह से. सो फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई जिम में जाए, कोई खेले, कोई वॉक करे. तो हमारे पास जो आंकड़े हैं समझ लीजिए है 75, 105, 60, 30 और 50. तो हम ये 5 स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, एक सैंपल देख रहे हैं 5 स्टूडेंट्स का, और उसके वैल्यूज हमने पता कर ली है कि वो स्टूडेंट कितना टाइम स्पेंड करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में हर दिन. और हमें पता करना है ट्रू एवरेज टाइम स्पेंड बाय एवरी डे बाय स्टूडेंट्स. तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, पॉइंट एस्टिमेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक स्टैटिस्टिक डिसाइड करेंगे. जो एक एस्टिमेटर है, रैंडम वेरिएबल है. एक बार स्टैटिस्टिक डिसाइड कर लिया तो हम जो सैंपल हमारे पास है वो देखेंगे और उसको उस सैंपल वैल्यू से लेके उस स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करेंगे. वो होगा हमारा पॉइंट एस्टिमेट. तो यहां जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, तो पॉसिबल है कि हम म्यू हैट लेंगे x बार, हमारा एस्टिमेटर सैंपल मीन. तो ये है एस्टिमेटर. तो उसके लिए एस्टिमेट कैसे करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, वो एस्टिमेट होगा स्मॉल x बार से हम दर्शाते हैं, और ये तो साधारण औसत है, जैसे हम हमेशा एवरेज कैलकुलेट करते हैं. 60, 30, 50 ये पांचों संख्या को जोड़ ले और उनको 5 से भाग दे, तो इसकी वैल्यू है 64. लेकिन हमें पता नहीं है कि ये सही है, अच्छा एस्टिमेटर है, अच्छा नहीं है. तो हम अलग अलग एस्टिमेटर्स को चूज कर सकते हैं. और एक एस्टिमेटर है जो एक नया स्टैटिस्टिक मैं लिखने जा रहा हूं. जैसे कि अभी तक मैं स्टैटिस्टिक्स के उदाहरणों में 3 स्टैटिस्टिक्स हमने देखे थे, सैंपल मीन x बार, सैंपल टोटल t से दर्शाते आ रहे हैं, और सैंपल वेरिएंस s². तो ये एक स्टैटिस्टिक है जिसको, और चूंकि हम अलग अलग स्टैटिस्टिक देख रहे हैं इस उदाहरण में, तो ये उचित रहेगा कि जो पहला हमने देखा था उसको मैं लिखूं μ1 हैट. तो μ2 हैट उसी म्यू का एक एस्टिमेटर हम करार कर सकते हैं कि सैंपल मीडियन, जो अभी तक मैंने परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इस उदाहरण में मैं बता देता हूं कि सैंपल मीडियन कैसे करें. तो अरेंज ऑब्जर्वेशंस
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जैसे कि मीडियन या मध्यिका से हमें पता चलता है ये बीच वाली वैल्यूज है, और एक बार वो ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है तो हम मिडिल वैल्यू चूज करेंगे एंड देन चूज द मिडिल वैल्यू। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे हमें मिलेगा 30 के बाद आएगा 50, उसके बाद 60, 75 और 105। ये 5 अलग अलग वैल्यूज है, तो मिडिल वैल्यू इसमें है 60। सो म्यू टू हैट, सैंपल मीडियन को आमतौर पे हम दर्शाते हैं जैसे सैंपल मीन को दर्शाते हैं एक्स बार से, सैंपल मीडियन को दर्शाते हैं एक्स टिल्डा से। एक्स लिख के ऊपर एक टिल्डा दे देते हैं, और एस्टिमेट एक्स टिल्डा इस सैंपल के लिए होगा 60। तो अगर हम पहला वाला एस्टिमेटर यूज करेंगे सैंपल मीन एक्स बार, तो हमें एस्टिमेट आता है 64। सैंपल मीडियन यूज करेंगे तो आता है 60, और भी काफी सारे अलग अलग एस्टिमेटर्स यूज कर सकते हैं। मैं और एक लिखने वाला हूं इसी उदाहरण के लिए, सो उसको मैं लिखूंगा μ3 हैट। ये तीनों एक तरह से सेंसिबल एस्टिमेटर्स है और सेंसिबल एस्टिमेट्स है। सो मैं देखूंगा मिनिमम ऑफ ऑल द एक्साइज और मैक्सिमम ऑफ ऑल द एक्साइज, और उनका एवरेज ले लूंगा। तो ये एक तरह का और एक एस्टिमेटर है। तो ये जो मैंने लिखा है वो ऑलरेडी एक परिभाषित भाषा के तौर पर लिखा है, तो ये एक स्टैटिस्टिक है, क्योंकि ये कोई भी रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn हो तो उससे हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिक है क्योंकि ये फंक्शन है सैंपल वैल्यूज का। और हमारे दिए गए सैंपल के लिए μ3 हैट हम पॉइंट एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको कि हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू है 30, मैक्सिमम वैल्यू है 105, और उनका एवरेज ले लें सो 135/2 जो आता है 67.5। तो इस उदाहरण से हम देख रहे हैं कि हमें हमारा मकसद जो है वो है हम ये जो ट्रू एवरेज टाइम स्पेंट एवरी डे बाय स्टूडेंट्स, जिसको हमने म्यू से दर्शाया है, उसके बारे में पता करने के लिए। और हम देख रहे हमें एक तरह से पता है कैसे उसके लिए क्या करना है। पहले हमें स्टैटिस्टिक चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सैंपल वैल्यूज से को लेकर उस स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करना है। इस उदाहरण में मैंने इसलिए 3 अलग अलग स्टैटिस्टिक यूज किए हैं कि ये दर्शाने के लिए कि सेम प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिफरेंट स्टैटिस्टिक हम यूज कर सकते हैं। तो हमें पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। एक तरह से देखा जाएगा तो ये तीनों सेंसिबल लग रहे हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे जो एस्टिमेटर्स हैं वो हम कैसे चूज करें। थैंक यू।